एक नशा अपराध है या बैड हैबिट्स? उसका पता 3-4 बातों से लग सकता है। एक नंबर चीज़ है कि वो जो नमस्कार, मैं आनंद बागोतिया आप सभी का स्वागत करता हूं एपी पॉडकास्ट शो में। और आज हमारे बीच हैं सूरतगढ़ शहर की ऐसी शख्सियत जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर नशा मुक्ति अभियान को एक नई दिशा दी है। हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति के योद्धा और डॉक्टर सुरेश परिहार से, जो माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के एक अनुभवी साइकोट्रिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारा पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और आपकी जो पूरी जो टीम है ना, एपी जो यानी कि पॉडकास्ट की, जो कि बहुत ही शानदार जो पॉडकास्ट है, वो पूरे शहर में ऐसे पॉडकास्ट जो कि चर्चित भी रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा जनसेवी पॉडकास्ट है, जनता की बहुत यानी कि मदद करते हैं, वो पॉडकास्ट आप लोग लाते रहते हो। तो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और सूरतगढ़ की सारी जो जनता है उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जो आपने ये सब्जेक्ट चुना मानसिक स्वास्थ्य वाला जी, तो ये कब आपके दिमाग में है कि मुझे इसी फील्ड में जाना, जो जबकि लोग गाइनो, कोई मेडिसिन में, कोई सर्जन तैयार होते हैं, तो आपने मानसिक स्वास्थ्य वाला ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे की वजह ये है कि भी मेरी जो परिस्थितियाँ हैं, मैं जहाँ से पैदा हुआ, तो उसके बाद की जो परिस्थितियाँ देखी, तो जब मैं लगभग 7-8 साल की जब मेरी उम्र हुई, तब मेरे क्या चाचा जी जो हैं वो एक्सपायर हो गए। घर में बहुत बड़ा एक दुखों का पहाड़ आ गया। उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी कि भी इंसान तो है, लेकिन वो इंसान क्या है कि अपना पूर्णतया वो अपना जीवन जी नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें देखी तो मुझे ये पता चला कि माइंड केयर तो लाइफ केयर, कि अगर एक इंसान का माइंड बहुत ही अच्छा है, हम सब अगर पूरी तरीके से अपना माइंड को अच्छा कर लें, उसकी अगर केयर करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। उसको अगर केयर करेंगे तो ही जीवन है। अच्छे माइंड के बिना एक बहुत ही अच्छा जो इंसान है वो अपने जीवन में कुछ खास कर नहीं पा सके, है ना। तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं क्या है कि ये प्रेरणा मिली कि अपने को फील्ड जो है वो यही चुनना है, माइंड केयर जी। तो साथ साथ में आप एक नशा मुक्ति के योद्धा भी हैं, तो इसलिए सूरतगढ़ में आपने काफ़ी ऐसे अभियान भी चलाए हैं। तो ये नशा सूरतगढ़ में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उसमें बढ़ने का मेन रीज़न क्या है? देखिए जी, इस प्रकार से आज मान लो मैं सक्षम हूँ, मैं हर प्रकार से सक्षम हूँ, तो मुझे आपकी आवश्यकता जो है वो प्रेम प्यार के लिए कि भाई अपने मिले जुलें, उसके लिए तो मुझे पड़ेगी, लेकिन और सारी चीज़ों में बहुत कम आवश्यकता मुझे आपकी पड़ेगी। अगर मैं किसी भी तरीके से कमज़ोर हो जाऊं तो मुझे जो है आपकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। बात सही है। तो नशा भी जो काम करता है वो इस प्रकार से काम करता है कि वो एक इंसान को कमज़ोर करता है ना। वो इंसान को जैसे ही कमज़ोर करेगा वैसे ही नशे की आवश्यकता ज़्यादा हो जाएगी। और वो किसको कमज़ोर करता है? वो माइंड को कमज़ोर करता है। तो अगर मैं माइंड को अच्छा कर दूँ तो नशे की आवश्यकता ही ख़त्म हो जाएगी। तो नशा मुक्ति जो है वो मैं कोई अलग काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। नशा मुक्ति काम मैं माइंड केयर का काम ही कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ जुड़ गई। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मेरे पास में वो भी एक प्रकार से कला है ना। मेरे पास में वो है कि भाई समाज को साथ में जोड़कर, क्योंकि नशा मुक्ति का काम सामाजिक काम है, समाज के अंदर पैदा होता है। डॉक्टर पैदा नहीं करता इसको कि मेरे पास में मरीज सारे इकट्ठे, तो समाज जो है ना वो पैदा करता है। तो समाज अगर पैदा करता है, उसकी अगर सोच को बदल दिया जाए तो वहाँ से नशा जो पैदा होना है वो बंद हो जाएगा। मेरे पास में एक आशीर्वाद ये है कि मैं यूँ मानो कि जो सप्लाई है ना उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन डिमांड पर मेरा कंट्रोल है ना। सप्लाई पर कंट्रोल क्या पुलिस का है। तो अभी हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो भी बहुत अच्छे से हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। और दूसरा एक और चीज़ बात है कि भी मुझे एक कोई आशीर्वाद ही रहा कि जो राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी है, पूरे राजस्थान की मनोचिकित्सकों की, जो कि नशा मुक्ति के ऊपर काम करती है, कैसे हमें दवाई देनी चाहिए, कैसे समाज में भी कैसे काम करना चाहिए, उन्होंने मुझे अध्यक्ष का जो पद होता है स्टेट प्रेसिडेंट का, वो मुझे दे रखा है पिछले 1.5 साल से करीब।
तो इस नाते हम बेस्ट पॉलिसी का जब रिसर्च करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसकी जब हम यानी कि गाइडलाइन बनाते हैं, तो उस पॉलिसी की खुद को तो मैं इस्तेमाल करूं, तो उस खुद के इस्तेमाल के चक्कर में ये सारा जो काम आप सब जो चीज़ें देख पाते हो तो वो उनके अंदर वो होता है। तो ये चीज़ है। नहीं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो नशा नहीं करे फिर भी वो डिप्रेशन से शिकार हो जाते हैं, तो ये क्या रीज़न होता है कि डिप्रेशन किस वजह से हो जाता है उनको, उनकी क्या? देखिए, डिप्रेशन 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक है डिप्रेशन मन की स्थिति कि भाई मान लो मेरा जो मोबाइल है मेरे हाथ से नीचे गिर गया और उसका क्या है कि स्क्रीन जो है ना वो टूट गई, तो मुझे क्या है कि उस वक्त दुख होना ही चाहिए। अगर मुझे दुख नहीं होता तो ये नॉर्मल स्थिति नहीं है ना। तो और दूसरा नंबर चीज़ बात ये है कि भी अगर मान लो 15 दिन से लगातार मुझे किसी भी चीज़ के अंदर, काम में, किसी भी और में, बातचीत में मन नहीं लग रहा और मन मेरा लगातार उदासी में चल रहा है लगभग 15 दिन से ज़्यादा बार, लगभग 15 दिन के अंदर, तो इसका मतलब मन को जो खुश करने वाली जो मेरी जो नाड़ियाँ हैं वो नाड़ियाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है, काम नहीं कर रही। तो अब ये क्या, ये बीमारी बन गई है। अब दूसरा यूँ है कि जिसके पास में मन है, एक स्वस्थ जिसके पास मन है, तो मन की एक शक्ति होती है ना, ये प्रकृति ने बनाया कि मन खुश भी होगा और मन उदास भी होगा। कभी कभार अगर उदास आए तो वो उदासी क्या है कि डिप्रेशन नहीं है, वो उदासी बस मन की एक अवस्था है। वो उदासी जो है वो डिप्रेशन नाम की बीमारी नहीं है। तो कभी कभार मन उदास हो वो चलता है, लेकिन अगर हमेशा मन उदास रहे, 15 दिन तक लगातार अगर हमारा मन उदास रहे, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक बीमारी का रूप ले लिया, जो कि नाड़ियाँ इतनी ख़राब हो गई है कि उसको आप नॉर्मली ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभार जो उदास हो रहा है कि घरों के अंदर हमारे बहुत सारी ऐसी घटना हो जाती, तो वो आपस में मेल जोल से, बातचीत से, अपनी बातें बताने से, लोगों से मिलने से, कहीं बाहर जाने से, कोई मूवी देखने से, है ना, इन्वायरमेंट बदल करने से, कभी भी नानी के घर चला गया, कभी कोई मौसी के, बुआ के घर चला गया, तो इन सब सामाजिक जो चीज़ें हैं उनसे जब थोड़ा बहुत मन उदास है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादा एक बच्चा है डिप्रेशन का शिकार है या नशे का शिकार है, तो उसको परिवार वाले कैसे पहचाने? भी इसमें 2 प्रकार की सवाल है। तो पहले डिप्रेशन को ले लें। तो डिप्रेशन को लें तो इसमें जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप इसको नोटिस करें कि पिछले 2 हफ्ते से उसका व्यवहार कैसे है। दूसरा नोटिस ये करें कि वो 2 हफ्ते से अपने शरीर में ऊर्जा कितनी महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा मिलती है उसके सिग्नल क्या है कि उसका इंजन है माइंड। माइंड अगर वहाँ से ऊर्जा छोड़ेगा तो ही हाथ काम करेगा, माइंड अगर छोड़ेगा तो पैर काम करेगा। हमारी एक्टिविटी माइंड पर डिपेंड है। अगर वो बच्चा पड़ा है, कहीं बात ही नहीं कर रहा है ना, वो अकेले में जा रहा है, अकेले में उसको भाई मेरे को तो अकेला छोड़ दो, कोई बातचीत करे तो वैसे इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसको पढ़ने को दो, पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये ऐसे अगर लक्षण आए तो मान के चलना, और 2 हफ्ते से ज़्यादा में लक्षण अगर उसके आ रहे हैं तो इसे मान के चलना कि हो सकता है कि भाई उसको डिप्रेशन है। एक तो ये चीज़। नशे की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि रिसर्च ये कह रही है कि लगभग 12-13 साल से लगाकर और 18-19 साल तक के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे हैं, उनमें से 67% जो बच्चे हैं वो पहली बार नशे का किसी न किसी रूप में वो सेवन कर लेते हैं। तो अपने को उसका पता कैसे लगाएं? उसका पता 3-4 बातों से लग सकता है। एक नंबर चीज़ है कि वो जो बच्चा है कहीं उसका रूटीन कुछ ऐसा हो कि कुछ टाइम के लिए वो आपसे गायब हो रहा हो। शाम को मान लो 4 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक आपसे वो गायब हो रहा है। आप कह रहे हैं शाम को, जब भी शाम को देखते हैं तो वो घर में होता नहीं है, ठीक है ना। उसके पास में ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब उसके जैसे कोई बच्चे आ रहे हैं जो बच्चे आपसे इंटरेक्शन नहीं कर रहे, घर वालों से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बस वो उसी के पास में आ रहे हैं उसी तरीके। इसके अलावा अगर वो कोई सिगरेट वगैरह या फिर ऐसा कुछ वो पी रहा है तो उसके क्या है कि भाई कुछ यानी कि मुँह से स्मेल भी आ सकती है। और तीसरा नंबर चीज़ ये है कि भाई अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी।
वो हो सकता है कि भाई मोबाइल के थ्रू किसी को मैसेज करे, किसी को और कांटेक्ट करेगा, कोई चीज़ उसने कोई डिलीट कर दी किसी। और 4 नंबर चीज़ है कि अपना बैंक अकाउंट को बहुत ही अच्छे से रखें, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा क्या है कि वहाँ से वो लेके जाए। एक जो और नशे का जिसका ध्यान विशेष तौर पर रखना है वो है मोबाइल एडिक्शन, और जिसमें भी बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं। तो वो गेम्स के माध्यम से हो सकता है कि बच्चा आपके यूपीआई से, जैसे कि वो कोई पेमेंट कर रहा हो, या फिर वो वहां पर कोई ऐसा उसको कोई सिग्नल मिल रहा है जिसको पूरा करने पर उसको क्या है कि रिवार्ड मिल रहा है। तो इस स्थिति के अंदर वो क्या इतना एक प्रकार से कैप्चर हो जाता है कि बाद में अगर उसको ये सिग्नल मिलेगा कि भाई तुझे अपने घर वालों को कोई चोट पहुंचानी है या उनको कोई नुकसान करना है, कोई बड़ा नुकसान करना है, तो हो सकता है बच्चा वो बड़ा नुकसान भी कर दे। तो ये कुछ एक प्रकार से नशे का एक मोटा तौर पर चीजें और उसके जो कुछ लक्षण है। एक आजकल आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका मेन रीज़न क्या है? जी देखिए, आत्महत्या की प्रवृत्ति का जो मुख्य जो रीज़न है वो है मानसिक दर्द। कि भाई यूँ मानो कि आपके हाथ में कोई चोट लगी, वो चोट इतनी है कि आप दर्द सहन कर सकते हो, तब तो आपको हाथ से प्यार है, लेकिन वो चोट इतनी भयंकर चोट है, या फिर बहुत सी बार ऐसी कुछ बीमारियां हो जाती है ना, कोई कैंसर हो गया कुछ और, उसमें दर्द इतना भयंकर होता है कि आप कहते हो साहब इस हाथ को काट दो। काटने का जो दर्द है ना वो इतना नहीं होगा, लेकिन मैं तो इस हाथ को कटवाना ही चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से जब मानसिक दर्द इतना ज़्यादा दर्द हो जाए, जब इंसान को लगे कि जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है ना, मैं हर रोज़ घुट घुट कर जी रहा हूँ और हर रोज़ मैं क्या मर रहा हूँ, ठीक है, अब रोज़ रोज़ मरने से अच्छा एक दिन मैं मर जाऊँ, इस लेवल का दर्द होता है उसका। उस दर्द के कई कारण हैं, जिसमें से एक जो मुख्य कारण है वो है विश्वासों का टूटना। विश्वास जैसे जो होते हैं वो हमारे माइंड की एक प्रकार से नाड़ियाँ होते हैं। हमारे माइंड की एक नाड़ी बन गई, विशेष नाड़ी। आपके माइंड में एक यानी कि नाड़ी है कि ये मेरे पिताजी हैं, है ना, और पिताजी का भरोसा जो है ना वो एक नाड़ी है आपके दिमाग में। और जिस दिन आपके पास मान लो कि भाई वो पिताजी हैं, इसका मतलब यूँ है कि कुछ भी होगा वो संभाल लेंगे। आप आंख बंद करके आपको बोलेंगे आंख बंद करके आगे की तरफ गिरना है, और पीछे पिताजी हैं, आपको इतना भरोसा है कि भाई पिताजी मेरे को संभाल लेंगे, आप आंख बंद करके गिर सकते हो, है ना, इतना भरोसा है। लेकिन आपको जिस दिन पता चले कि भाई वो पिताजी के साथ जो रिश्ता तो है, लेकिन वो भरोसा रहा नहीं, तो जिस दिन वो भरोसा टूटता है ना, उस दिन यूँ मान के चलो कि भाई मानसिक जो नाड़ियाँ हैं वो टूटती है। और जब ये मानसिक नाड़ियाँ टूटती है ना, ये एक नाड़ी नहीं होती, इसके साथ बहुत सारी नाड़ी जुड़ी जाती है, यानी कि वो आपके माइंड में एक प्रकार से कौन पैटर्न होता है, वो जब पूरा पैटर्न टूटता है, और उस पैटर्न टूटने की वजह से क्या ओवर थिंकिंग जनरेट करती है, दिमाग में बहुत सारी बातें चलेगी, बहुत सारे विचार चलेंगे। ओवर थिंकिंग से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है माइंड को। उसके अंदर इंसान का जो जजमेंट है, यानी कि निर्णय लेने की जो क्षमता है उसकी, वो उसकी खराब हो जाती है। वो ज़्यादा निर्णय नहीं ले सकता कि भाई मुझे ये करने पर फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कि भाई परीक्षा तो चलो 5 दिनों की है, फेल हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। कोई मान लो कि भाई किसी के साथ में कोई रिश्ता है, रिलेशनशिप, तो यार रिश्ता अगर टूट रहा है, सामने वाले कोई अगर मैं नहीं पसंद, तो भाई मैं क्यों ज़्यादा उससे करूं। कोई जीवन है, ठीक है, जान है तो जहान है, आगे कुछ और होगा, ये चीज़ नहीं सोच पाता, जजमेंट खराब हो गया। और जजमेंट क्या है, वहाँ पर वो गलत निर्णय ले लेंगे और कोई गलत कदम जो है उठा लेंगे। तो कुल मिलाकर आत्महत्या का जो मुख्य कारण देखा जाए तो वो है विश्वासों का टूटना। अब इस एग्जाम्पल को आप किसी भी तरीके से कहीं भी सेट करोगे तो ऑलमोस्ट ये सेट हो जाएगा। विश्वास जब टूटेगा तो इतना दर्द होता है कि एक इंसान जो है वो इतनी उदासी में चला जाता है कि उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर उसके दिमाग में वो विचार आते हैं उदासी में, तो वो लगभग ऐसे उदासी में चलते हुए वो डिप्रेशन में चल जाएगा। उसके माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, वो एंजाइटी में चल रहा है, वो पैनिक में जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आत्महत्या के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए सुसाइड जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। तो सूरत ज़्यादातर तो सुसाइड हुए, ज़्यादातर केस देखें तो उसमें पैसों का लेन देन ज़्यादा हुआ लगा। हाँ जी, पैसों की वजह से मतलब किसी ने पैसे उठा लिए इस तरह लगा, तो ये विश्वास पर ही चलता सर क्या? उसके अंदर इस प्रकार से है कि उस इंसान को कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि भाई मैं
जो पैसे है मान लो मैंने उठाया है तो मेरा जीवन क्या है उससे सेट हो जाएगा, उसको ये भरोसा था। लेकिन अब मान के चलो कि भाई उसने 1 लाख रुपए उठा लिए, है ना, उस वक्त वो इंसान इस प्रकार से नहीं था कि भाई अपने अगर 8.5 रुपए के हिसाब से अगर मान लो ब्याज लग रहा है तो इसका मतलब यूँ है कि 1 लाख का 8,500, है ना, तो इतना रुपया तो क्या है कि मेरा हर महीने जो है एक प्रकार से मैं उनको दे रहा हूँ। तो मान लो वो 20,000 रुपये कमाई कर रहा है, उसमें से उतनी कमाई तो उसकी वो पैसे जब उठाए उससे वो कम हो गई। तो ये जो गणना है जो है ना, गणित जो है, ये गणित जो है, ये गणित क्या है उसकी गड़बड़ हो जाती है। उसको गणित ये होती है कि मेरा जीवन सेट हो जाएगा, मैं तो आगे मेरे जीवन को बढ़िया तरीके से सेट कर लूँगा। उसका भरोसा ये होता है कि भाई मैं मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मैं क्या है कि भाई इस आर्थिक संकट से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन उसका भरोसा जिस दिन टूट कर ये हो जाता है कि साहब मैं तो बुरी तरीके से फंस गया हूँ और मैं इससे बाहर निकल नहीं सकता, जिस दिन भरोसा उसका खराब हो गया उस दिन क्या है कि उसके दिमाग में ये आएगा यार इस दिन बाहर मैंने पूरे परिवार को जो है ना खराब कर दिया, इससे अच्छा तो मैं वो कर लूँ। और मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, तो उसका समाधान जो है ना, मैं थोड़ा सा वो ज़रूरी है इसका, तो वो समाधान इस वजह से है क्योंकि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपने भी सुना होगा कि पैसे तो जो है वो हाथ के मेल होते हैं। हाथ का जो मेल है ना वो पैसे होते हैं कि मेल आएगा भी सही और जाएगा भी सही। तो आज पैसे जो आपके पास से मान लो जा रहे हैं लोग अगर देनदार, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो तो कम है और जा रहे ज़्यादा हैं। हमें कुछ अपने दिमाग पर काम करना है, दिमाग को पावर देनी है। बौद्धिक जो यानी कि संपदा जो है ना, बौद्धिक संपदा, उसको मतलब जनरेट करना है। उस बौद्धिक संपदा के अंदर हम खुद भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे वाइफ भी हैं, हमारे से जुड़े हुए पारिवारिक सदस्य भी, सब लोग मिलकर बौद्धिक संपदा को जब जैसे ही जनरेट करते हो तो वैसे ही क्या हमारी आर्थिक संपदा आ जाएगी। यानी कि पैसे आने हमारे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे जो पैसे जा रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे। तो इसका समाधान है और इसको बहुत अच्छे से अगर आप इस तरीके से सोचो। अब ये जो मैंने विचार किया ना, इस विचार को हर रोज़ उसको सोचना पड़ेगा, दिन में 3 बार सोचना पड़ेगा। ये मान के कि ये तो गोली है, ये मानसिक गोली है, सुबह गोली ले ली, दोपहर को ले ली, शाम को ले ली। अगर ये हर दिन सोचे तो लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये सारे विचार उसके गायब हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आप फरमाओ, आपके जीवन में ऐसा कोई केस है जो आपको विचलित कर दिया हो इसी सिलसिले में, मानसिक से समझ? यूँ मानो कि हर रोज ऐसा केस आता है ना। भी मैं एक प्रकार से अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि भी हमारा जो फील्ड है मानसिक स्वास्थ्य का, उसके अंदर हमें हमारे सामने जो बैठे हुए होते हैं तो वो बोलते हैं ना कि भी आंसुओं का समुंदर हो जाना। तो आंसुओं का समुंदर हो जाना हम हर रोज़ देखते हैं। आज ही मेरे पास में एक ऐसा केस आया जिसने बताया कि साहब मैंने आज से 22 साल पहले शादी की थी। शादी के लगभग 2-2.5 साल के बाद में मेरे जो हस्बैंड है वो कभी इधर चल जाए, कभी बाहर चल जाए, कभी रात को लेट आए, कभी कोई नशा करे और करे, कभी कोई जुआ खेलने लग जाए, कभी कुछ और करने लग जाए। हमारे कहते कि जी साहब 2 बच्चे हो गए, अभी बच्चे बड़े मतलब जैसे बड़े हैं, 18 साल में हैं, कोई 13 साल में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस प्रकार से तब से वो ऐसे घूम रहे हैं। और जब भी वो घर पर कोई आते कोई ना कोई चीज़ का नुकसान हो गया। मेरे परिवार वालों ने 10-12 यानी कि तोला सोना डाला था, वो सारा सोना चला गया। ठीक है ना। मेरे जितनी प्रॉपर्टी थी वो चली गई। अब 3 साल से वो गायब थे। ठीक है ना। वो यहाँ पर आए नहीं, गायब थे। मैंने पूरे जीवन, मेरा जो पूरा जीवन है मैंने बच्चों के लिए जो है निकाल दिया। इसके साथ में इतना सारी प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक जैसे कि प्रताड़ना, गलत बोलना और भी बहुत सारी चीज़ें। और जब मान के चलो पति जो परमेश्वर होता है, वो परमेश्वर जब यूँ मान के चलो कि भाई अपनी ड्यूटी नहीं निभाया तो आसपास के लोगों से भी, क्या रिश्तेदारों से भी कोई ताने सुनने को मिले। उनको लगा इसका क्या है, इसके पीछे तो बैकअप ही नहीं। तो वो मेरे सामने यूँ मान के चलो कि भाई वो इतनी रोई है, उसके आँखों से इतना पानी आया है ना। तो वो जो आंखों का समुंदर हो जाना जो है ना, वो तो हम हर रोज़ देखते हैं। अब उसके बाद में उसके माइंड को कैसे सेट किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने समस्या सुनी, सारा कुछ किया, उसके बाद में मैंने अगले जो 10 मिनट जब उसके साथ में किया तो उसकी आंखों में क्या एक चमक आई।
चेहरे पर एक मुस्कान आई, तो वो जो आंखों की चमक और वो जो चेहरे की मुस्कान है, वो हमारी ऐसी ऊर्जा है कि जिसकी वजह से ये इतना सारा जो काम है वो कर पाते हैं। एक है कि शुरू में जब मैंने नशे और डिप्रेशन से पूछा था, डिप्रेशन में शिकार है बंदा है तो परिवार वालों को पता चलता है कि ये डिप्रेशन में शिकार है, तो उसका सॉल्यूशन क्या करें? हाँ जी, सबसे पहला उसका सॉल्यूशन ये है कि भी आप उनके साथ में बातचीत जो है वो जारी रखो, इस रूप में जारी रखो कि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। डिप्रेशन का शिकार हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो मानसिक समस्या होगी जी, ये तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा, या ये कोई ख़राब इंसान है, या ये कोई कमज़ोर इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास माइंड है वो माइंड अच्छाई में भी, मतलब वो तेज़ी में भी जा सकता है, खुश भी हो सकता है तो वो उदास भी हो सकता है। दूसरा नंबर चीज़ है कि उसका कारण फाइंड आउट करो, उसके माइंड में बात क्या चल रही है, उसके मन के अंदर क्या बात चल रही है। उसके मन के अंदर लगभग ये बातें चलती है कि साहब मतलब मैं बहुत ही ख़राब इंसान हूँ, मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, है ना, मतलब गिल्ट की उसकी जो भावनाएं हैं, गिल्ट के विचार है वो चलते हैं। उसके मन के अंदर ये चलते हैं कि जीवन में आगे कोई उम्मीद नहीं रहेगी, होपलेसनेस के विचार चलते। उसको ये लगता है, सबसे बड़ी बात ये लगती है कि यार इस स्थिति से बाहर मेरे को कोई निकाल नहीं सकता, हेल्पलेसनेस। उस वक्त अगर परिवार के सदस्य ये कहे कि यार हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं, है ना, हम तेरे संघर्षों के साथी हैं, अगर उसको साथी अगर मिलने लगेंगे जैसे जैसे, तो मान के चलो कि आप अकेले ही जो है ना उसका लगभग 30% जो है समस्या उसका समाधान कर दोगे। और ये जैसे ही 30% समाधान हो जाता है वैसे ही क्या उसके अंदर एक चमक आ जाती है। आप उसके आगे के समाधान के लिए अगर आपको लग रहा है कि सुधार हो रहा है बहुत अच्छे से, तो आप सुधार कीजिए, है ना। और नहीं तो क्या है कि उसको कोई विशेषज्ञ से, मानसिक स्वास्थ्य के जो विशेषज्ञ हैं उनके क्या है कि संपर्क में लाएं। उनके संपर्क में लाने पर हम क्या है उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनको चेक करते हैं कि वो किस कैटेगरी में है। अगर बिल्कुल हल्का फुल्का रहता है जिसको बोलते हैं माइल्ड कैटेगरी, तो उस केस के अंदर लगभग केस के अंदर कोई हल्की सी कोई मेडिसिन कुछ दे दी माइंड की कोई ताकत बढ़ाने के हिसाब से, और साथ में क्या उनकी काउंसलिंग कर दी बहुत अच्छे से, तो इससे चीज़ें सोल्व हो सकती है। अगर हमें लगा कि वो मॉडरेट कैटेगरी में, तो फिर उस केस के अंदर क्या है कि भाई हम थोड़ा कुछ इनकी कुछ यानी कि जांचें भी करवा सकते हैं, और साथ में क्या कुछ मेडिसिन उनको उसके हिसाब से देनी पड़ेगी, जिस मेडिसिन को अब वहाँ पर क्या ज़्यादा काउंसलिंग का ज़्यादा मतलब जैसे कि वो नहीं है, अब क्या मेडिसिन आगे रखें, काउंसलिंग उसके पीछे पीछे। मेडिसिन ज़रूर ढंग से जितनी बार बोला गया जैसे भी बोला गया ज़रूर लेनी है। तीसरा केस है जिसके अंदर सुसाइड के विचार आने लग जाते हैं, बहुत ही भयंकर, जिसको बोलते हैं यानी कि सीवियर डिप्रेशन। उस केस के अंदर क्या है कि डॉक्टर लगभग प्रेस्क्राइब मतलब उनको यही कहता है कि भाई आपको 2 दिन 3 दिन जो है हमारे यहाँ पर ही एडमिट हो जाओ, यहीं पर ही आप रुको, या फिर आप सुबह आकर शाम को चल जाओ, हम कुछ इंजेक्शन भी लगाएंगे और भी सारा चीज़, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा वैसे ट्रीटमेंट है। उसमें भी ये है कि जब तक वो सुसाइड के विचार रहें तब तक बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उस केस के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन आती है, कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिसकी वजह से वो विचार अगले 3 दिन 4 दिन 5 दिन में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें उसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो सुसाइड के विचार जो हैं उनको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि यूँ है कि उसका कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी गलत हो जाए, अगर वो चीज़ हो जाए तो फिर हमारे पास में पछतावा के अलावा कुछ रहता नहीं है। अब अभी एक ने वर्ड बोला काउंसलिंग, ये काउंसलिंग है क्या चीज़? जी देखो काउंसलिंग जो है उसको हम आम भाषा में एक समझाइश कह सकते हैं, है ना। माइंड जो है, जो माइंड की जैसे मैं कहता हूँ कि माइंड की चौतरफा चाल होती है। माइंड जो है वो आगे भी चलता है तो माइंड पीछे भी चलता है कि भाई अपने को ये सारा करना है, इस तरह से आगे चलेगा, ठीक है ना। भैया उसको लगेगा माइंड को कि रास्ता साफ है तब तो आगे चलेगा, उसको लगेगा कि आगे बहुत खतरा है हमें पीछे हटना चाहिए तो वो पीछे हटेगा। इसके साथ में माइंड क्या है कि राइट भी चलेगा। राइट का मतलब ये सही, कि माइंड की सोच सही भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है माइंड की सोच जो है ना वो गलत भी हो। तो अब इसमें क्या है कि जैसे बुजुर्ग भी समझाइश करते थे, आप भी अपने हिसाब से समझाइश करते हो सारे, हम लोग जो हैं यानी कि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट, उनकी विशेष एक पढ़ाई की होती है साइकोलॉजी की, ह्यूमन साइकोलॉजी। उसमें भी एक विशेष पढ़ाई होती है जिसको बोलते हैं क्लिनिकल ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि हमारे को जो बीमारियां हैं उसके अंदर माइंड क्या है कि गलत कैसे चलता है, उसका कारण क्या है बीमारियों के अंदर, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अब मेरा काम ये है
खुद के बारे में सोचना कि भाई मुझे क्या करना है, किस प्रकार से। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि हमारे जो यानी कि कैमरामैन साहब जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई कैमरामैन साहब ये सोच रहे हैं मेरे बारे में कि भाई आज तो है ना वो डॉक्टर साहब जो है ना वो ढंग के कपड़े नहीं पहन के आए, अगर मान लो मैं ये सोचने लग जाऊं तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं उनके बारे में सोचता रहूँगा, खुद के बारे में कब सोचूंगा। अब एक बार तो मैंने ये सोचना प्रारंभ किया, कल को क्या है कि भाई मेरे को मान लो ये लगे कि भाई मुझे कुछ दिन हो गया कटिंग नहीं करवाई है, मैं फिर ये सोचूंगा यार मुझे लगता है कैमरामैन आज ये सोच रहे हैं कटिंग नहीं करवाई। अब उसके अंदर क्या है कि सेल्फ इस्टीम मेरी डाउन है, डिप्रेशन में मैं हूँ, ठीक है ना, और मैं क्या है कि उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो ये है माइंड रीडिंग। अब इसमें क्या है कि समझाइश इस प्रकार से, अब ये विशेष समझाइश है, हम उसकी सबसे पहले पता करते हैं माइंड रीडिंग है या नहीं है, कि जी उसमें है, फिर उसको हम उसका एक प्रोसीजर के तौर पर उसको समझाते हैं कि आपको सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, उधर सोचना बंद करें। वो जब समझाएंगे तो उसके बाद वो उसकी प्रैक्टिस करेगा तो फिर भी सोच आएगी, क्योंकि माइंड वैसे चलने लग गया। लेकिन वो धीरे धीरे माइंड जैसे ही कम होगा तो यूँ मान के चलो माइंड के ऊपर से वो लोड कम हो जाएगा। तो विशेषज्ञ के द्वारा विशेषता के अनुरूप है ना, और विशेष जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर होने वाली जो समझाइश है उसको हम क्या है कि काउंसलिंग कह सकते हैं। काउंसलिंग के साथ साथ में आपकी मानसिक में एक स्वास्थ्य में चलता है एक थेरेपी, ये थेरेपी क्या चीज़ है? जी, थेरेपी जो है वो एक स्पेशल प्रकार की काउंसलिंग है, जैसे कि एक सीबीटी थेरेपी होती है। सीबीटी जो है थेरेपी वो काम करती है कि भाई हमारे माइंड में जैसे विचार आएंगे वैसा ही क्या हमारा मन हो जाएगा, और जैसा हमारा मन अगर खुश हो गया तो हमारा जो शरीर की जो एक्टिविटी है वो भी क्या है कि मतलब एक्टिवेट हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या है कि हम वहाँ पर विचारों को बदल देते हैं, और इससे क्या है कि एक इंसान का जो व्यवहार है वो बदल जाता है। तो ये जो एक पूरी जो यानी कि काउंसलिंग का जो तरीका है, इस तरीके से अगर हम काउंसलिंग करें तो इसको हम सीबीटी थेरेपी कहते हैं। इसमें कोई मशीन लगती है जो दिमाग के चेक करती है या नहीं? मशीन का इसमें योगदान नहीं है, इसमें मशीन हम खुद ही हैं। नहीं, क्या होता माइंड को पढ़ने के लिए कोई मशीन लगी हो तो? हाँ नहीं, वो मतलब जैसे कि ये चीज़ नहीं है, वो एक अलग पार्ट है जिसके अंदर हम माइंड की अलग अलग जो यानी कि एरिया है वहाँ से एक्टिविटी कितनी का रही है उसका एनालिसिस किया जाता है। हाँ जी, ठीक। एक है नशा, क्या कहते हैं कि भी अपराध है या बैड हैबिट्स? नहीं, देखो नशा जो है उसकी जो शुरुआत है वो हो सकता है कि शौक हो और रुचि हो, कि अपने एक जो इंसान है वो करके देखता है कि यार यहाँ पे कुचर के देखेंगे यहाँ क्या निकलता है ना, तो वहाँ से ये शुरू होता है। उसके बाद में वो क्या है कि जैसे अपना खाना खाते हैं तो खाना खाना हमारी एक प्रकार से ज़रूरत है, तो वो फिर वो ज़रूरत बन जाता है। ज़रूरत के बाद में फिर वो मजबूरी बन जाता है, और वो मजबूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से अपराध भी जो है वहाँ तक एक इंसान पहुँच सकता है। मतलब नशे की रीज़न हो सकता है अपराध? जी। अब जो आप नशे पे वर्क कर रहे हो तो आपके भविष्य में नशे के प्रति मुक्ति के लिए क्या किया जा रहा है आपको? देखो मुझ पर जो है वो सूरतगढ़ का एक बहुत ही बड़ा एक प्रकार से आशीर्वाद रहा है ना, कि भाई मुझे एक प्रकार से संभाला, मुझे जो कुछ भी दिया इसने दिया। तो मेरा एक इच्छा है कि भाई मैं 3 वार्ड को मिला के, 3 वार्ड 4 वार्ड मिला के, और लगभग जगह मैं घर जाकर है ना, पैदल मैं चलूँ घर घर में जाकर और उनको बुला के एक जगह पे और नशा मुक्ति की शपथ करवा दूँ। 4-5 वार्डों की जैसे ऐसे शपथ मैं पूरे सूरतगढ़ में करवाना चाहता हूँ। और इसके साथ में हमारे जैसे कि जो आसपास में जो पास में जो पंचायतें लग रही है मान लो, तो मैं वहाँ पर भी करवाना चाहता हूँ। ये काम जितना का हो पाएगा, ये एक प्रकार से यज्ञ में जो आहुति देते हैं वैसा ये आहुति जैसा काम है, तो ये मैं करना चाहता हूँ। अगर मैंने ये किया, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं हॉस्पिटल से निकलने के बाद फिर मैं जनता का हूँ, मुझे आप कहीं रुकाओ, मुझे अगर कोई नशा कर रहा है किसी परिवार में, कोई महिला अगर ट्रीटमेंट लिखना चाहती है, मैं बोनेट पे उसका एक कागज़ पे लिख दूंगा और उसके घर का सुधार हो जाएगा। उसके घर के अंदर अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है तो वो नशा छोड़ देगा, ये मेरा भरोसा है। तो मैं ये काम जो है वो करना चाहता हूँ। नशे से के लिए जो छुटकारा के लिए आपके पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, उसमें कितने % लोगों ने नशा छोड़ दिया अभी तक? देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर जो इंसान मेरे पास में आया, हम उसको पूछते हैं कि भाई आपकी संगति के अंदर कितने दोस्त हैं, वो हमें बताता है साहब 10 दोस्त हैं।
10 में से कितने लोग नशे कर रहे हैं साहब? 8 लोग नशे कर रहे हैं। 8 में से कितने लोगों को आप छोड़ सकते हो? अगर वो कहते सारों को ही छोड़ दूंगा, तो मैं श्योर हूँ कि 2 महीने के बाद में, भाई जिस दिन वो आया है उस दिन वो नशा करते हुए आया है, लेकिन मेरे पास में आने के बाद में हम दवाई, इंजेक्शन जो भी कैसे ही करना पड़े, और मैं श्योर हूँ कि 2 महीने बाद में उसकी सारा जो दवा वगैरह है वो भी सारे बंद हो जाएगी, और जिस दिन आया उसके बाद में उसको नशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन संगति जो है वो सही होनी चाहिए। लगभग अभी की जो स्थिति है जिसके अंदर जो गंभीर नशे हैं, जैसे चिट्टा हो गया है ना, स्मैक हो गया, इस नशे के अंदर हमारे पास में आते हैं, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है, लेकिन अगले 6 महीने में 10 में से लगभग क्या है कि 4 को, 5 को, 6 युवाओं को उनके दोस्त के दोबारा नशा कराने लग जाते हैं, जबकि वो नशे को और दवाइयों को सबको छोड़ चुके हुए होते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए समाज का जो योगदान है इसमें 50% है। तो अगर सीधा मैं आपके सवाल का जवाब कितने % को छुड़ा सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर वो उसकी संगति सही कर ली उसने, तो 100% जो है वो नशा छोड़ देंगे। अब तो 50% का रेशो मान लिया। संगति अगर खराब है, ठीक है ना, तो अभी की जो समाज की जो संगति जैसे हो रखी है उसके अंदर गंभीर नशों के अंदर 50 से 60% है ना, लेकिन जो हल्के फुल्के नशे हैं उसके अंदर लगभग 80 से 90% जो युवा है, जो युवा भी और भी सारे जो है वो छोड़ देंगे। जैसे मैंने आज ही वो आपको एग्जाम्पल बताया कि बाबा जी जो है वो 63 ईयर के, 50 साल से वो शराब पी रहे थे, और शाम होते ही वो भयंकर शराब के अंदर चले गए, उनका मानसिक संतुलन और खराब हो। 10 दिन की दवाई के अंदर वो कहते साहब मेरे को जरूरत नहीं है, और लगभग मैं उनकी क्या है कि अगले 20 दिन और दवाई चलाऊँगा लगभग, और उसके बाद में नशा, मतलब वो दवाई भी बंद हो गई है ना, और नशा जो है, शराब जो है वो तो पहले दिन बंद हो गई। अब जो आप बता रहे हो वार्ड में जा के कर रहे हो, यही चीज़ आप यदि स्कूल या कॉलेज में जाओ या जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ जाओ तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि आज के युवा जो ज़्यादा नशा ले रहा है। भी बात आपकी बिल्कुल सही है इंस्टीट्यूट के साथ में, लेकिन हमने देखा है कि युवाओं को हम बात बताते हैं ना, वो उनके एक कान में घुसती है और तीसरे चौथे दिन वो बाहर निकल जाती है। लेकिन हम उस युवा को उसके परिवार के साथ में जोड़ देंगे और परिवार को बताएंगे कि आप सतर्क रहें ना, ना आपका युवा शाम को 5 बजे बाद में कहाँ है, शाम के 5 से लेकर रात के 8 बजे से बीच का जो टाइम है इसमें कहाँ, आप सतर्क रहना। एक परिवार जो नशा मुक्त है वो दूसरा परिवार जो नशा मुक्त हो उसके साथ हाथ मिला लें और एक प्रकार से माला बना लें, तो उस माला को तोड़ने वाला जो है ना वो कोई नहीं है। नशा मुक्ति का जो बढ़िया जो समाधान है वो क्या है कि परिवारों से ही आ सकता है। तो इस वजह से हम परिवारों को इकट्ठा करना चाहते हैं, परिवारों को जोड़ना चाहते हैं। परिवार जुड़ जाएं कि साहब हमारी गली माँ तो यहाँ मान के चलो कि कोई नशो करे ही को नहीं। लेकिन अब जैसे मेरा जो घर है अमर सिंह वाला है, तो वहाँ पर क्या हमारी पूरी गली के अंदर जो है ना लगभग जो लोग हैं वो कोई नशा नहीं करता, कोई एक आधा हो सकता है कोई बाहर जाके कोई शराब पीता होगा, इसके अलावा कोई नशा नहीं। तो ऐसा एग्जाम्पल अगर कोई देने लग जाए, मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे मेरा पता ही है कि मैं कहता हूँ हमारी जो तीनों जो पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी है, मेरे जो पिताजी हैं और मेरे दादाजी हैं, हमारे तीनों पीढ़ी के अंदर किसी ने कोई नशा किया ही नहीं। मेरे दादाजी किसान थे, बहुत ही मेहनत मजदूरी से, लेकिन वो वहाँ से निकल के और हमें इस लेवल तक पहुँचा दिया, ये उनका आशीर्वाद था। तो इनके सब के पीछे क्या है कि ये नशा मुक्ति का सिद्धांत है। हाँ जी, इस नशा मुक्ति में प्रशासन की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? देखो प्रशासन की तरफ से हमें वैसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि अभी प्रशासन काफ़ी यानी कि जागरूक हुआ है, और उस जागरूकता की वजह से भी प्रशासन के खुद के बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे काम हैं उनकी एक यानी कि मतलब वो है। तो जब उनके काम होते हैं तो उसके अंदर मुझे भी वो बुला लेते हैं, तो मैं वहाँ पर जाके नशा मुक्ति कैसे होगा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं उनको वहाँ पर समझा सकता हूँ आधे घंटे में और इसके साथ में एक जागरूकता का हमारा 1-2 घंटे की यानी कि यात्रा रहती है। उसके अंदर भी प्रशासन जो है उस यात्रा के अंदर 50% अपना योगदान दे दे, हम भी उसके साथ में योगदान दे। तो अगर प्रशासन जैसे योगदान दे रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो एक प्रकार से सपना है कि भी लोगों के लिए कुछ काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें। ये सपना क्या है कि भी जैसे कि मतलब एक प्रकार से इसकी जो पावर है वो 4 गुनी बढ़ रही है। तो प्रशासन अभी बहुत सहायता दे रहा है, प्रशासन से बड़े उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा है, और अभी प्रशासन बहुत ही यानी कि सही उस पर रास्ते पर है। चल रहा है जी। फिर भी सूरतगढ़ में नशा बढ़ रहा है।
हाँ जी। और कभी ऐसा कोई घटना घटी आपके सामने कि भी कोई नशे में आया हो बंदा और आपके साथ में उग्र हो गया हो? नहीं, देखो ऐसे बहुत सारी घटना जैसे होती है, लेकिन मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई जैसे हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वो जो बुद्धा जी जो हैं तो उनके सामने कोई खूंखार भी आता था तो वो शांत हो जाता था। तो वैसे ही हमें लगता है कि हमारे तो ये तो नशा करने वाले हैं बेचारे, इनका माइंड कुछ तो अच्छा है। अगर किसी का माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, जो इतना खूंखार हो जाए, जिसको 10-15 लोग ट्राली के अंदर बांध कर लेकर आ रहे हैं मान लो, हम तो उसको शांत कर देते हैं बेचारा, है ना। हुआ नहीं आपके साथ? तो ये तो आज दिनांक तक मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि जिसने मेरे को कोई गलत बोला हो किसी नशा करने वाले ने या फिर और किसी तरह से करना है। इसमें मैं एक चीज़ ध्यान रखता हूँ, मैं मेरा खुद का काम करता हूँ, मैं किसी और के काम में डिस्टर्ब नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब उधर जाओ, वहाँ नशा उसको पकड़वाओ, ये बेचता है, ये यूँ करते हैं। मैंने कहा भाई मुझे मेरा काम करना है, मेरा काम ये इलाज करना, मेरा काम ये है कि भाई बाहर जाकर और ये बताना कि साहब नशा ना करो, मैं माइंड का डॉक्टर हूँ, बड़े से बड़ी जो बीमारी है माइंड की वो ठीक हो जाती है, ये नशे वाली बीमारी है ये ठीक नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी संगति के साथ जुड़ती है। संगति आपकी ठीक नहीं कर सकते अगर एक बार खराब हो गई तो बस ये काम है जी। तो परिवार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है इस काम के लिए यदि कोई? हाँ, नहीं, परिवार बहुत खुश है ना, इस काम से बहुत ज़्यादा परिवार मेरा खुश है। और यूँ माने है कि भाई हमारा जो माइंड केयर परिवार है, यानी कि मेरे हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ जो सारे जो पेशेंट लोग हैं और सारे लोग हैं, वो लोग मेरी वीडियोज़ को, हमारी एक्टिविटी को अपने बच्चों को दिखाते हैं, है ना। वो अपने बच्चों को दिखाते हैं, देखो भी एक इंसान होए तो वो इस प्रकार से भी, ऐसा नहीं है कि भी डॉक्टर बन गए, हॉस्पिटल हो गया और सारा हो गया तो वो समाज को भूल गया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भाई बच्चों, इस प्रकार से ऐसे बनना है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये मुझे बड़ी ऊर्जा देती है, मुझे बहुत सारा जो काम जो करता हूँ मैं, है ना, उसकी मुझे बड़ी ही एक ताकत मिलती है। तो ये मुझ पर एक प्रकार से आशीर्वाद रहता है उन सब का। नशे में जैसे आजकल आपने बताया कि चिट्टा है, स्मैक है, तो ये शरीर में किस तरह का इफेक्ट डालते हैं, क्या नुकसानदायक देते हैं इसके? जी देखो, इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही, यूँ मानो कि बहुत ही एक गंभीर इफ़ेक्ट है। जैसे कि इसका इफ़ेक्ट सिंड्रोमिक इफ़ेक्ट रहता है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बीमारी जो आपके सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को जो प्रभावित करती है। इसमें सबसे प्रमुख तौर पर यह है कि माइंड की जो सिग्नल की नाड़ियाँ हैं, जैसे आपके अगर कोई मान लो पैर के कोई सुई चुभाए, तुरंत पता चल जाता है सिग्नल है ये जो सिग्नल की नाड़ियाँ जो दर्द को अनुभव करती है, जो टच को, पेन को अनुभव करती है, ये सिग्नल की नाड़ियों के अंदर ये जो नशा है ये उन नाड़ियों को प्रभावित करता है बहुत ही ज़्यादा। समझाने के हिसाब से ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे कोई लाइट की कोई तार है, उसमें 220 वोल्ट का करंट जाना चाहिए, लेकिन आपने उसके अंदर 420 का जो है ना वो चला दिया, तो वो थोड़ा टाइम तो चलेगी लेकिन फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत ही भयंकर है। तो नशे के साथ में ये आता है। दूसरा क्या है कि जैसे चिट्टे का नशा है, जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं उनके साथ में डायरेक्ट एड्स आ सकता है। अगर किसी एक के भी एड्स हैं और इंजेक्शन अगर वो शेयर कर रहे हैं तो उनके साथ में क्या है कि एड्स आ सकता है। हेपेटाइटिस की जो समस्या है वो उनके साथ में आ सकती है। और बहुत सारे केस के अंदर यानी कि जो सेक्सुअल जो दिक्कत होती है, नपुंसकता की जो समस्या होती है वो इनके साथ में जैसे आती है। और इसके साथ में मैंने जो नाड़ियों की जो बात की, ये नाड़ियाँ इतनी गंभीर है कि अगर उनको वो वक्त पे मान लो 5 घंटे उनका जो नशा काम करता है, उसके बाद में अगर उनको नहीं मिले तो बहुत ही तेज़ पैरों में उनके इतना ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वो कहते हैं साहब पैर मेरे टूट रहे हैं, पैर को कोई काट रहा है। उनके जो यानी कि हार्ट है जिसको कंट्रोल करता है माइंड, तो इनका हार्ट बहुत तेज़ी में चलने लग जाएगा। उनके सारे शरीर का टेम्परेचर माइंड कंट्रोल करता है। उनका जो टेम्परेचर है वो एकदम से या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, वो कहते हैं यार मतलब ठंडा लग रहा है, या फिर एकदम से वो बढ़ जाएगा, है ना। उनका जो पेट है जिसको यानी कि माइंड और वो जो नाड़ियाँ कंट्रोल करती है, उस पेट के ये लगेगा कि इतना सारा कुछ यानी कि गड़बड़ हो गया, तो पेट के यानी कि उनके दस्त लग जाएंगे, उनके नाक से छींकें बहने लग जाएगी, ठीक है ना, आँख से उनके आंसू आने लग जाएंगे। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो उनके स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो अब आप मान सकते हो कि ये कितनी एक गंभीर बात है कि ये जो नशा है, और इस नशे की जो ये जो पूरा यानी कि एक प्रकार से वो है स्पेक्ट्रम है कि ये सारे लक्षण जो है कुछ मात्रा में अफीम का जो नशा लेते हैं तो उनके अंदर होने लग जाएंगे, पोस्ट वालों में भी होने लग जाएंगे। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, तो इनके साथ में ये
लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास में ऐसी विशेषज्ञ दवाइयाँ हैं, तो वो दवाइयों की मदद से क्या है कि इन सब को चीज़ों को आज हम ठीक कर सकते हैं, है ना। तो इन सब का ट्रीटमेंट है, इनका इलाज है ना। और ठीक उन्हीं का ही होता है जो खुद चल के आए। मैं परिवार वालों को बोलता हूँ, बहुत से लोग क्या है कि वो साथ में लेके आते हैं बच्चे को, तो मैंने कहा भाई बच्चा आपको लेके आए या आप बच्चे को लेके आए हो, है ना। अगर बच्चा आपको लेके आया है तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जी, आपने इसमें साथ में बताया कि डिसीजन पावर भी खत्म हो जाती है बंदे की। बिल्कुल से डॉक्टर साहब, एक लोगों का मानना है कि अफीम ये लकवा लग जाए या किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो देने से ठीक हो जाते हैं, इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है? देखो, मैं इसका जो बेसिक है वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही मान लो किसी को कोई यानी कि दिल की कोई दिक्कत आती है, हार्ट अटैक आता है या फिर किसी को लकवा होता है, तो वो होने से एक तो क्या है कि भाई अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दर्द से उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, और घबराहट से क्या उसका पसीना और ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो अफीम अगर अपने देते हैं तो उसकी वजह से ये क्या है कि यानी कि अफीम उसका जो दर्द है, ठीक है ना, उस दर्द को वो रोक लेगी, दर्द उसका ठीक हो जाएगा। दर्द ठीक हो गया, थोड़ा सा उसकी घबराहट कम हो जाएगी, है ना, उसके पसीने में भी आराम आ जाएगा। तो पहले के ज़माने में इतनी सुविधा नहीं थी कि सबसे पहले तो पता भी लगाया जाए कि भाई हार्ट अटैक आया कि नहीं आया, पता लगाया जाए कि भाई उसके जो दिमाग के अंदर जो कोई यानी कि नाड़ी थी वो बंद हुई कि नहीं हुई, है ना। तो उसको क्या अफीम दे दी जाती, और अफीम देने से क्या उसको आराम आता। तो लोग कहते भाई इसने क्या किया कि वो जो नाड़ी है ना वो खोल दी। लेकिन इस प्रकृति ने हमारे अंदर एक सिस्टम दिया है कि हमारे माइंड के अंदर भी अगर कोई नाड़ी बंद हो जाए, खून की नाड़ी, वो बहुत सीरियस बात होती है, अगर वो बंद हो जाए, बंद होते ही खून के अंदर एक सिस्टम चालू होने लग जाता है कि कोई ना कोई नाड़ी बंद हो गई, तो उसका क्या प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और उस नाड़ी को खोलने वाले भी कुछ चीज़ें वो चालू हो जाती है। तो अब अफीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दर्द को दूर कर सकती है। दूसरा नंबर चीज़ ये है कि भाई उसकी घबराहट दूर कर सकती है, पसीने को दूर कर सकती है, लेकिन वो नाड़ी नहीं खोल सकती, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से भ्रांति है कि अफीम लोगे तो आपकी नाड़ियाँ खुल जाएगी। नाड़ियाँ तो जो नॉर्मल खुल रही है उतनी ही खुलेगी। अगर ज़्यादा नाड़ी को खोलना है तो आपको हार्ट के डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, आपको न्यूरो के डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। तुरंत जाओ, इसके अंदर आराम मत करो, क्योंकि जितना प्रकृति साथ देगी उतना देगी, लेकिन बाकी का साथ आपके लिए वो डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने डिस्पेंसरी ले रखी है, कुछ बाबाओं ने अपनी खुद की डिस्पेंसरी खोल रखी है, वो मंत्र से या हाथ फेरने से भी नशा मुक्ति कर देते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, जैसे आपने नाम सुना होगा संघ शक्ति। संघ शक्ति मतलब जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि ये लकड़ी नहीं है, ये तो सांप है, तो दूसरे लोगों को भी लगने लग जाएगा कि भाई साहब सांप है। और दूसरी बात यह है कि हम संकल्प शक्ति, हम अगर संकल्प कर लें कि कुछ भी हो हम तो क्या है ये नहीं करेंगे, तो जी नहीं करेंगे, ठीक है ना। बहुत से लोग क्या है कि जैसे मतलब सिगरेट पी रहे हैं, उनको किसी ने बोल देते हैं भी ये क्या है, वो फेंक देते कि ले आज फेंक दी तो फेंक दी। संकल्प शक्ति होगी उसकी कि भाई जो नाड़ियाँ मान लो चल नहीं रही थी, है ना, अब क्या है कि भाई वो नशे से ही चल रही थी, अब उसको नशा मिला नहीं, तो जो नाड़ियाँ चल नहीं रही थी वो धीरे धीरे चलते चलते मान लो साल लगा दिया, 1.5 साल लगा दिया, पर वो धीरे धीरे जितना चलना था उसने वो चलनी चालू हो गई और वो भी बंदा उस पर अडेप्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि संकल्प शक्ति और संघ शक्ति यानी कि संगठित जो समाज है उसकी शक्ति वो काम करती है। तो इस वजह से क्या है कि वो चीज़ें काम करती है। लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अपना एक अलग उसका यानी कि रिसर्च है और उसकी जो गाइडलाइन है वो अलग है ना। बाकी संकल्प शक्ति तो यूँ है, भले आप चाहो तो बाबा जी से ले लो, भले आप चाहो तो खुद से ले लो। बहुत सारे लोग यानी कि जो अपने जिस मतलब पानी को जो पीते हैं, जल जो है, जल को हाथ में रख के संकल्प कर आज के बाद में नशा बंद, तो उसका बंद हो जाएगा, है ना। तो वो संकल्प की शक्ति जो है ना इससे काम हो जाएगी। हरिद्वार जाते हैं गंगा की पानी लेके कहते थे। अब दूसरी बात आपने बोली कि डिस्पेंसरी की, तो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सी बारी क्या है कि ऐसे रैंडम लोगों की जांच करता रहता हूं। मैं मेरे स्टाफ की ऐसे जांच करता रहता हूं। मैंने मेरे एक स्टाफ की जांच की और उस स्टाफ की जांच के अंदर एक दवा आई, जो दवा क्या है कि भाई नशे का जो मतलब नशे को
रोकने के लिए, नशे का इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए वो दवा दी जाती है। मैंने कहा यार तू ये दवा कैसे लेता है इसका पीछे? कि नहीं सर। तो मैंने कहा तू लेता है? कहीं कोई ना कहता नहीं सर मैं तो नहीं लेता। तो मैंने कहा तू कुछ खाता हो, कुछ मेडिसिन को? कहता जी मैं ना पतला बहुत ज़्यादा हूँ। तो मैंने क्या, हरियाणा की साइड से कोई बाबा है तो वहाँ से क्या मैंने कोई एक यानी कि वो कोई प्रोटीन पाउडर मंगाया। तो अब वो प्रोटीन पाउडर जो मंगाया ना, वो प्रोटीन पाउडर ज़रूर मैं खाता हूँ। तो मैंने कहा तो वो प्रोटीन पाउडर लेके आया। अगले दिन वो प्रोटीन पाउडर लेके हमने उसको चेक किया तो भी उसके अंदर वो जो है मेडिसिन आई। तो अब ऐसे है कि आप कहीं से भी और कहीं से भी लेते हो, लेकिन उसमें यूँ है कि ओरिजिनल कितना है, उसके अंदर कोई दवा तो नहीं डाल रखी है, कैसे क्या चीज़ें, इसका कोई भरोसा नहीं है। देखो तो यही मेरा एक प्रकार से आपका इसका जवाब का कोई भरोसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपके काम करने का तरीके और दूसरे डॉक्टरों के काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है? देखो इसको मैं अगर संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बता सकता हूँ कि भी डॉक्टर जो बनता है यानी कि एक ऐसा इंसान जो इस शरीर को ठीक करता है, वो इंसान जब इस शरीर को ठीक कर रहा होता है किसी के, तो उसका रूप क्या कि एक अलग हो जाता है ना। तो मैंने इसको महसूस किया कुछ टाइम मेरी प्रैक्टिस होने के बाद में कि मेरे को जब लगातार लोग ऐसे बोल रहे थे जिनका बहुत ही अच्छा कुछ हो जाता, कुछ फ़ायदा हो जाता कि साहब आप तो भगवान का रूप हो, तो बाद में मैंने महसूस किया कि जब मैं मरीज़ को ठीक कर रहा होता हूँ उस वक्त क्या है कि मैं जो मेरे पास जो इंसान आया है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में, इस धरती में जो है मेरे लिए वो इंसान है, जो सामने जो बैठा इंसान है, जिसको आप भी सेवा भावना बोल दो, वो जो सामने बैठा हुआ इंसान है, वो इंसान क्या है मेरे लिए भगवान का रूप है। उसकी सेवा, उसकी पूजा, उसकी जो अर्चना है वो मेरी सेवा, मेरी पूजा, मेरी अर्चना है। मैंने इस पर एक गाना भी बनाया है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, है ना। तो वो मैंने मेरे मरीजों के लिए बनाया है। तो हमारा रिश्ता कुछ इस प्रकार से है कि मरीज़ मेरे पास में आया, मैं ऐसे समझूंगा कि मेरे सामने भगवान ही आ गए, और मुझे जो है वो मरीज़ क्या है कि जब मैं उसको इतना भाव दे रहा हूँ तो वो भी मुझे भाव देते हैं, तो वो मुझे भगवान के तौर पर भाव देते हैं। अब भगवान और भगवान का जो रिश्ता है, हम उस रिश्ते से जब चलते हैं तो मुझे लगता है रिजल्ट वहाँ से आते हैं, है ना। तो क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने देखा है, ऐसी यानी कि बच्चियां थी 17-18 साल की जो बहुत ही इधर उधर कहीं पर यानी कि उनका इलाज चल रहा था, कोई दिमागी यानी कि उनको कोई वो आते थे, दौरे आते थे, वो ठीक हो गए। बुजुर्ग लोग जो ठीक हो पाते हैं, मेरी जो थीसिस है वो बुजुर्गों की समस्या पे, डिमेंशिया पे, तो बुजुर्ग लोग जो ठीक हो जाते हैं। तो ये जो आशीर्वाद है, जो जिस बात आप कहते हो कि ऐसा कैसे होता है, तो ये भावों का खेल है। अगर हम सही भाव के साथ में काम करेंगे तो आप जितने भाव दोगे आपको उस हिसाब से भाव मिलेंगे, और वहीं से फिर क्या है कि रिजल्ट आएगा। मन से कुछ करोगे, मैंने मेरी पढ़ाई भी की है वो मन से की है। मैंने मेरी पढ़ाई में आज दिनांक तक कभी कोई चीटिंग नहीं की। मेरे नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं, तो मैं अब इलाज भी करता हूँ तो मैं मन से करता हूँ। मैंने कहता कि भाई अब फीस की कोई चिंता नहीं है, फीस आप कम आए ज़्यादा आए, दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरे से कुछ ले जाओ। बहुत सी बार ये होता है कि भाई उसको तो नॉर्मल 10 मिनट 5 मिनट बात करनी होती है, कंसल्टेशन आधा घंटा हम खींच लेते हैं, लेकिन उसको आनंद आ जाता है जब कुछ रिजल्ट मिलता है। तो ये मुझे लगता है कि आपके सवाल का उचित जवाब रहेगा। डॉक्टर साहब, अब सूरतगढ़ के लोगों के लिए आपको एक संदेश, या कह सकते हैं सभी के लिए एक संदेश हो? जी, मैं सूरतगढ़ के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब अपने अपने मानसिक स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। हम अपने परिवारों को, जो मेल जोल है परिवारों का, वो बहुत अच्छे से करें, और हम हमारे बच्चों की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छे से करें। उनको हम बहुत सारी जो यानी कि स्किल जो डेवलपमेंट है वो बनाएं। आने वाला समय सिर्फ डिग्री का नहीं है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, वो स्किल का है, क्योंकि दिमाग देने के लिए मशीनें बन गई है। और इसके साथ में हम हर एक परिवार की जो आर्थिक जो उन्नति है उसके लिए काम करें, और संघर्षों के हम जरूर साथी बने। ये सारे काम तभी पूरा होगा जब आपका माइंड केयर बहुत अच्छे से होगा, तभी आपकी ये लाइफ केयर हो पाएगी। और हम सब मिलकर इस सूरतगढ़ शहर को नशा मुक्त बनाएं। तो मैं एक ही नारा देना चाहता हूँ कि एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, नशा मुक्त हो सूरतगढ़ क्षेत्र हमारा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।